आर्टिकल 370 के विड्रॉ होने के बाद कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट, खास मेहमान, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बड़ा हेक्टिक है, मैं जानता हूँ, फिर भी आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लोग निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं सुबह से। आपको क्या उम्मीद है कि एनसी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? लोग किन मुद्दों पर वोट डालें? अब लोग किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं वो तो आपको लोगों से पूछना होगा। हमने तो अपना मंशूर लोगों के सामने रखा। अपना मैनिफेस्टो, हम सबसे पहली पार्टी थी जिन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा और कहा कि इसको पढ़िए और इसके बाद फैसला करिए कहाँ वोट डालना है। हमारे मैनिफेस्टो को लेके मुल्क भर में चर्चा हुई, यहाँ तक कि बीजेपी का शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मुल्क भर में चर्चे का विषय नहीं बनाया। तो हमारे लिए तो मुद्दे ये हैं। अब वोटर किन किन मुद्दों पे वोट डाल रहा है वो तो आपको वोटर से पूछना होगा। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या उम्मीद है, हम कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे निकलेंगे तो बहुमत हमारी होगी। अच्छा, आपको लगता है कि बहुमत से आपका जो अलायंस है वो सरकार बना सके? वही तो उम्मीद है ना, और नहीं तो और क्या उम्मीद लेके इलेक्शन लड़ा जाए कि हम हार जाएं? हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर को बहुमत और मेजॉरिटी हमारी होगी। सर इस दरमियान जो पिछली बार मैंने आपसे बात की थी उसके बाद हमने देखा कई इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए, जमात खड़ी है, इंजीनियर रशीद खड़े हैं उनकी पार्टी के, और मैंने आपके कई बयान भी देखे जिसमें आप इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग कहीं खेल ना बिगाड़ें। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? वोटर कंफ्यूज हो सकता है? वोट डिवीजन, वोट तकसीम करना, इसी मकसद के लिए तो ये मैदान में आए हुए हैं। शायद आप ही के साथ इंटरव्यू में इंजीनियर रशीद साहब ने कहा है कि सारे दरवाजे खुले हैं। तो अगर सारे दरवाजे खुले हैं उसका मतलब है कि बीजेपी के लिए भी दरवाज़ा खुला है। हमला हमारे ऊपर होता है, सियासी निशाना वो हमें बनाते हैं और बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। तो इससे हम क्या मतलब निकालें? यही ना कि यहाँ वोट तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मुझे खुशी है कि आपने वो इंटरव्यू देखा इतना बिजी होने के बावजूद। सर उसमें मैंने फिर तो दोनों ही सवाल पूछे थे। बीजेपी वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इशारा भी था, और मैंने ये भी पूछा था कि अगर एनसी कांग्रेस और अगर पीडीपी, वो तो आप पर होगा, इनकी गुंजाइश बनी तो आप इनके साथ जा सकते कि नहीं, तब भी उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे बंद नहीं। अब मुझे अगर उनके दरवाजे हमारे लिए खुले होने थे तो फिर सियासी निशाना हमारे खिलाफ क्यों? तमाम उम्मीदवार हमारे खिलाफ क्यों? आप देखें जहाँ कहीं वो तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और किसी और पे निशाना तो वो बनाते नहीं हैं। और जो शख्स अपने दरवाजे बीजेपी के लिए खुले रखे उसके बारे में कम ही कहा जाए तो बेहतर है। बस दो आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, मैं जानता हूँ आपके पास वक्त कम है। क्या पीडीपी भी आपके साथ आ सकती है? ऐसी कोई गुंजाइश बनी तो? उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कि हमें 8 अक्टूबर को बहुमत मिलेगी। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब होंगे? अब वो 8 अक्टूबर के बाद उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा तो ऐसा कोई, ना मैंने ऐसी कोई बात की है, ना तकरीरों मैंने इसका कोई जिक्र किया है। मैं फ़िलहाल एमएलए के तौर पे जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अलायंस को कामयाब करने के लिए जो है पूरी मेहनत लगा रहा हूँ। बाकी 8 अक्टूबर के बाद बात करेंगे। बीजेपी ने, आखिरी सवाल, बीजेपी ने भी बहुत हमले किए, खुद होम मिनिस्टर साहब भी यहाँ आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए और आने भी वाले हैं। बहुत सी चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कही गई, अलगाववाद, और जिस तरह से 370 पे आप लोगों ने पोजीशन लिया। सर आपको लगता है कि बीजेपी भी आपको इस बार कड़ी चुनौती दे रही है? संभव है? कहाँ पे? अगर जम्मू रीजन में या ये इंडिपेंडेंट्स, और जम्मू में हम ज़्यादा सीटों पे लड़ नहीं रहे ना। हम अलायंस में हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है। मुमकिन है कि कई सारी सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी जो है आपस में जो है मुकाबला करेंगे, लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में है बहुत कम सीटों पे हमारा जो है मुकाबला बीजेपी के साथ है, और कश्मीर की वादी में शायद कहीं पे भी नहीं। सर मैं ये बात कर रहा था कि बीजेपी, इंडिपेंडेंट्स, क्या आपको लगता है कहीं, या इंजीनियर रशीद? दूसरी बात है, वो आपने खास सवाल बीजेपी के हवाले से पूछा था, लेकिन जब आप बीजेपी के जो सहयोगी हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट्स, छोटी पार्टियाँ, इंजीनियर रशीद वगैरह, हाँ, तब जाके तो हमारे बीजेपी के ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम अब इतने हैं कि अब गिनना मुश्किल हो जाता है। उनके साथ तो हमारा मुकाबला है ही है। लेकिन जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से या वज़ीर दाखिला साहब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना है,
मैं तो एक तो इलेक्शन में तो ये होता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें निशाना बनाने के अलावा उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। पिछले 5-6 साल का जो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है उस पर बात करते, बताते ना कि लोगों को क्या हासिल हुआ है पिछले 5-6 साल में। आतंकवाद के हवाले से बात होती है, पहले तो वो ये बताएं ना जम्मू में आतंकवाद कैसे फैला। हमें तो 10 साल हो गए इक़्तिदार से बाहर, हमने जब इक़्तिदार छोड़ा तो जम्मू में इस तरह के हमले नहीं हो रहे थे। आज शायद ही कोई इलाका है जम्मू में जहां आपको हमलों की खबरें नहीं आती, चाहे वो चिनाब से हो, पीर पंचाल से हो, रियासी से हो, जम्मू, कठुआ, सांबा इलाका बताइए, वहां हमले होते रहे। बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आएंगे तो यात्रियों पे दोबारा हमले होंगे। यात्रियों पे तो इनके दौर में हमले हुए। महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला थी जब अमरनाथ यात्रा की गाड़ियों पे हमला हुआ। बीजेपी डायरेक्ट गवर्नर्स रूल के हैसियत से यहाँ राज कर रही हैं। जब रियासी पे यात्रियों के बस पे हमला हुआ तो आतंकवाद इनके दौर में फैला, यात्रियों पे हमला इनके दौर में हुआ, हालात इनके दौर में ख़राब हुए और निशाना वो हमें ठहराते हैं। पहले तो ये समझाएं कि जम्मू में हालात किसके वजह से बिगड़ गए। आज जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला? कि बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सोच समझ के वोट डालें और अगर हो सके तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम हमारी अलायंस जो है उसको कामयाब करें। एक आखिरी सवाल जो लोगों के मन में होता है, माफ़ कीजिएगा बस पूछना चाहूँगा, आप तक भी ये बात आती होगी कि क्या चुनाव के बाद इस बात की रत्ती भर भी गुंजाइश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच कोई अलायंस हो जाए? मैंने पहले ही कहा ना, उसकी गुंजाइश, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया। अगर हम इस तरह के दरवाजे खुला रखना चाहते थे तो प्री पोल अलायंस करते नहीं। हम ना कांग्रेस के साथ करते ना किसी और के साथ करते। इस मामले पे हम खामोश रहते, अकेले 90 के 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर देते और फिर देखते नतीजे क्या रहते। लेकिन इस बार हमने सोच समझ के, और ये पहली मर्तबा है लगभग 40 साल के बाद कि हमने कोई प्री पोल अलायंस किया हो असेंबली के लिए। हमने ये सोच समझ के किया ताकि वोटर को कम से कम इस बात का एहसास हो कि हम वो लोग नहीं हैं जो इलेक्शन के बाद किसी और के साथ हाथ मिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब कभी भी वर्ड्स मिन्स नहीं करते, बिल्कुल साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद किसी तरह की बीजेपी के साथ अलायंस की कोई गुंजाइश नहीं और इस बात का पूरा भरोसा जताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर के सरकार बना सकेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.